पतिदेव अचानक इतना कंजूस कैसे हो गए? अरे, आप फिर से भिंडी पाव भर ले आए हैं। कितनी बार तो आपसे कह चुकी हूँ कि भिंडी गल जाती है, घर में 5 जन हैं, पूरी नहीं पड़ती, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं। सब्जी के थैले में कम भिंडी देखी तो बीना अपने पति मनोज पर चिल्लाई। अरे मेरी राम प्यारी, हम भी तो हमेशा तुमसे यही कहते हैं ना कि आलू मिलाकर उसे बराबर कर लिया करो। मुस्कुराते हुए मनोज ने पत्नी को जवाब दिया और दुकान चला गया। बचपन से ही मनोज अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा रहा था। पिता की हर आज्ञा का पालन करना वह अपना धर्म समझता था। उसके पिता दीनदयाल वर्मा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, लेकिन 2 बेटियों के बाद जन्मे अपने इस बेटे से उनको बहुत उम्मीदें थीं। वो मनोज को एक बड़े ऑफिसर के रूप में देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बेटियों का दाखिला तो सरकारी विद्यालय में कराया और बेटे का प्राइवेट स्कूल में। मनोज जब 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था, तब एक दिन उसकी कालंदी बुआ आई और रोते हुए अपने भाई से कहने लगी कि अपना पेट काट काट कर उस नास पीटे बेटे को पढ़ाया, लेकिन नौकरी करने दूसरे शहर गया तो वहीं का होकर रह गया। पहले तो कभी कभी आ भी जाता था, लेकिन इधर 2 साल से तो उसे देखने को आँखें तरस गई हैं। कुछ दिनों पहले उसके पड़ोस के शर्मा अंकल भी उसके पिता को दुखी होकर बता रहे थे कि दीनदयाल जी नौकरी करते ही मेरे बेटे मुरली के तो पर लग गए हैं। अब मनोज सोचने लगा कि मैं नौकरी करने बाहर चला जाऊंगा तो मेरे माता पिता भी अकेले रह जाएंगे। उसी समय उसने ठान लिया कि वह नौकरी नहीं करेगा। उसके पिता ने सोचा समय के साथ उसके विचार बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहनों की शादी के बाद तो मनोज अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी और अपने एक मित्र की किताब की दुकान पर बैठकर काम सीखने लगा। वहीं उसे स्टेशनरी शॉप खोलने का ख्याल आया। मेहनती तो वह था ही और बुद्धिमान भी। बस कुछ ही महीनों में उसने अपनी छोटी सी कॉपी पेंसिल की दुकान को स्टेशनरी शॉप में बदल दिया। स्कूल कॉलेज के नए सत्र के आरंभिक समय में तो उसकी शॉप में तिल रखने की भी जगह नहीं होती थी। उसके पिता ने संतोष कर लिया कि मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो क्या, बेटा अपना शौक तो पूरा कर रहा है ना। बेटे को अपने पैर पर खड़ा देख दीनदयाल जी ने बीना नाम की एक सुंदर सुशील लड़की से उसका विवाह करवा दिया। साल भर बाद बीना ने एक पुत्र को जन्म देकर अपने सास ससुर के दादी दादा बनने का अरमान भी पूरा कर दिया। मनोज की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लेकिन फिर भी वह हर छोटे बड़े काम में अपने पिता की सलाह अवश्य लेता था। पास पड़ोस वाले तो उसकी माँ को यहाँ तक कह देते, मनोज की माँ, तुम्हारा बेटा तो श्रवण कुमार है। सुनकर वो फूली नहीं समाती थी। बेटे मनु के दूसरे जन्मदिन पर मनोज ने अपने पिता से कहा, पापा, बीना की इच्छा है दिल्ली घूमने की, आप लोग कब चलना चाहते हैं? सुनकर दीनदयाल जी हा हा करके हंसने लगे। अपनी अलमारी से रुपयों का एक गड्डी निकालकर बेटे के हथेली पर रखते हुए बोले, तुम लोग जाओ बेटे, बहू आई है जब से कहीं बाहर नहीं निकली है, उसे घुमा लाओ, उसका मन बहल जाएगा। नहीं बाबूजी, हम सब साथ। कहा ना तुम लोग जाओ, दीनदयाल जी ने कड़क करके बोला। तो जी पापा कहकर मनोज अपनी पत्नी बेटे के साथ घूमने जाने के लिए टिकट लेने चला गया। सप्ताह भर बाद मनोज दिल्ली से घर लौटा। बस तभी से उसने अपने हाथ तंग करने शुरू कर दिए। बीना समझ नहीं पाती कि इतने खुले हाथ वाला उसका पति अचानक इतना कंजूस कैसे हो गया। दीपावली पर माँ के लिए नई साड़ी और पिता के लिए नया कुर्ता लाया तो बीना ने पूछा, आप अपने लिए भी तो एक कुर्ता काहे नहीं ले लिए? आपके कुर्ते में तो 2 बार सिल चुकी हूँ, अब तो
बीना जी, हमें तो दुकान पे बैठना होता है, पापा जी को लोगों के बीच में उठना बैठना होता है ना। हंसते हुए वह बात को टाल गया। मनु स्कूल जाने लगा था। एक दिन उसने अपने पिता से नए जूते की फरमाइश की। जवाब में मनोज ने उसके गाल पर प्यार से एक चपत लगाते हुए बोले, मैं तो एक जूता पूरे साल पहन जाता हूँ, फिर भी नहीं टूटता। तो क्या अपने जूते से कुश्ती लड़ता है? ला दे, अभी ठीक करवा देता हूँ। पापा नया। तेरे जन्मदिन पर सुनकर मनु बेचारे ने अपना सिर पकड़ लिया। एक दिन मनोज अपनी शॉप से घर जा रहा था। रास्ते में उसे जमुना काकी ने टोक दिया। का है लल्ला, कल आधी रात को कहाँ जा रहे थे? किसी से मिलना था क्या? कहते हुए उनकी आंखें चमक उठी थीं। कल नहीं तो काकी, कहकर वह चुपचाप निकल गया। काकी कब रुकने वाली थी? अगले दिन मनोज के शॉप पर जाते ही वो उसके घर पहुंच गई और उसकी माँ को पुकारते हुए बोली, मनोज की माँ, गजब हो गया तुम्हारे मनोज का हुआ हमारे मनोज का? मनोज की माँ ने भी उसी लहजे में पूछा। फुसफुसाते हुए काकी बोली, तुम्हारे मनोज का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वह रोज रात को पीछे वाली गली में जाता है। ये क्या कह रही हो जमुना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम उतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? मनोज की माँ ने भी उसी गुस्से में पूछ लिया। हमारे कमरे का पंखा खराब हो गया था तो छत पर सोने जा रहे थे, तब तुम्हारे मनोज को गमछे में मुंह ढापे जाते देखा था। हमारा काम था तुम्हें बताना, आगे तुम समझो। कहकर जमुना काकी तो चली गई, लेकिन घर में कोहराम मच गया। बीना तो अपनी सास से लिपटकर रोने लगी और उसे चुप कराते हुए उसकी सास अपनी बेटी को भला बुरा कहने लगी। दीनदयाल जी समझदार आदमी थे। दोनों महिलाओं को शांत किया और उनके साथ मिलकर बेटे को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। रात्रि के 10 बजे तक जब सब लोग खा पी कर सो गए, तब हमेशा की तरह मनोज उठा और गमछे से अपना सिर ढककर बाहर निकल गया। घर वाले तो इसी इंतजार में थे। मनु गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तीनों की नींदें उड़ी हुई थीं। उन्होंने घर के बाहर की कुंडी लगाई और मनोज के पीछे पीछे चल पड़े। मनोज एक घर के आगे रुका और धीरे से कुंडी खटखटाने लगा। मनोज की माँ घर पहचान गई, बोली, ये तो चंदनमा का घर है। माँ जी, बीना ने सास के मुंह पर हाथ रख दिया। किवाड़ खुलते ही मनोज अंदर गया और पट फिर से बंद। दीनदयाल जी ने तनिक भी देर नहीं किया और कुंडी खटखटा दी। दरवाजा खोलते ही चंदन बोल पड़ा, चाचा जी आप? चाचा जी के बच्चे कहाँ है वो नालायक? चाचा जी मेरी बात तो सुनिए। चंदन ने दीनदयाल जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और लगभग घसीटते हुए बेटे को घर ले आए। रात तो सबने जाग कर काटी और सुबह होते ही घर के आहाइतों में पंचायत बैठी। दीनदयाल जी गुस्से से बेटे पर बरस पड़े। घर में खर्चे के लिए तेरे पास पैसे नहीं हैं और कुलछड़े उठाने के? नहीं चाचा जी, आपका मनोज तो इस कलयुग में भी श्रवण कुमार है। चंदन ने आते ही दीनदयाल जी को टोक दिया। क्या मतलब? बीना और उसकी सास ने समवेत स्वर में पूछा। चंदन बताने लगा, आपके दिए पैसे लेकर मनोज मेरे पास आया और बोला कि मुझे कहीं नहीं जाना है। उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि कुछ तो हुआ है। मेरे पूछने पर वो रोने लगा और बताया कि मैं पापा जी को रुपए वापस करने जा रहा था कि माँ की आवाज़ सुनाई दी। कह रही थी, आप अपने बाबूजी को तो तीरथ ना करा सके। दो बेटियों का बोझ था, लेकिन लगता है कि तीरथ करने की हमारी इच्छा भी अधूरी रह जाएगी। ऐसा क्यों कहती हो भाग्यवान? तो क्या कहूँ, बड़ी मुश्किल से तो कुछ रुपए बचाए थे
वो भी आपने अपने लाडले को दे दिए। अभी उनके खेलने खाने के दिन है, हमारी उम्र कौन सी भागी जा रही है। फिर इसके आगे मनोज सुन नहीं सका था। हमसे कहने लगा कि हमें घूमने नहीं जाना है, हमें अपनी माँ बाबूजी को चारों धाम की यात्रा कराना है। तब मैंने उससे कहा कि अभी तो तू नहीं जाएगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें चारों धाम यात्रा कराने की जिम्मेदारी हमारी। बस चाचा जी दिल्ली से वापस आते ही मनोज अपनी ज़रूरतों में कटौती करके मेरे पास रुपए जमा करने लगा। हर 2 दिन पर आकर पूछता कि यात्रा के लिए मुझे और कितने रुपए चाहिए। चाचा जी रात को वह इसलिए आता था कि आपको पता ना चले, लेकिन अब तो सब भंडाफोड़ हो गया। अब कैसे? मनोज रुहासा सा हो गया तो उसकी माँ बेटे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चिंता क्यों करता है पगले, हम सब मिलकर तेरा सपना पूरा करेंगे। 15 दिनों के अंदर ही चंदन ने मनोज के माता पिता के चारों धाम यात्रा की बुकिंग करा दी। मनोज ने उन्हें गाजे बाजे के साथ बस में बिठाकर विदा किया। वापस आने पर मनोज उनके चरण स्पर्श करने लगा तो दीनदयाल जी उसे अपने हृदय से लगाते हुए बोले, तेरे जैसा सरवर बेटा सबको मिले, तूने हमारे सभी अरमान पूरे कर दिए हैं। ईश्वर तेरी हर मनोकामना पूरी करे, बहू की गोद भरी रहे और हर जन्म में तू ही हमारा श्रवण कुमार बने। हमने तो प्रभु से यही प्रार्थना की। मनोज की माँ ने बेटे से कहा तो मनोज भावुक हो गया। तभी मनु ने दीनदयाल जी से पूछा, दादाजी आपको तीरथ पापा ने कराया? पापा को तीरथ मैं कराऊंगा, फिर मुझे तीरथ कौन कराएगा? उसकी भोली बातें सुनकर तो सभी हा हा करके हंसने लगे। हंसते मुस्कुराते परिवार को देखकर जमुना काकी की आंखें भी खुशी से भर आईं। परिवार में आपसी प्रेम, स्नेह और समर्पण की भावना हो तो देर सवेर से ही सही सारे अरमान पूरे हो ही जाते हैं। दीनदयाल जी ने बेटे की खुशियाँ चाही तो मनोज ने अपने माता पिता की हसरत पूरी करने में अपना जी जान लगा दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।